एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड कराता है आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हां, तो देर किस बात की, आइए और जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। तो आज के सेशन में मैं क्लास 10th की सोशल साइंस के अंतर्गत इकोनॉमिक्स का बिहार बोर्ड का रोजगार एवं सेवाएं वाला जो अपना चैप्टर है उसके सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराने वाली हूं। तो इसके लिए हमने अभी कल तक 2 पार्ट्स में ये चैप्टर पूरा पढ़ा था। अब आज से जो है हम इसके जो चैप्टर के पीछे जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, यानी कि आपका जो अभ्यास है, एक्सरसाइज है, उसके पूरे क्वेश्चन आंसर 3 पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, सबसे पहले जो है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, उसके बाद जो है हम सॉल्व करेंगे लघुत्तरीय प्रश्न और उसके बाद आखिरी में हम सॉल्व करेंगे अपने दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो आखिरी तक इस सेशन से बने रहिए, क्योंकि आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जो है आपके लिए लेके आए हैं। तो आखिरी तक जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए चलते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ, जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं आज के क्वेश्चन आंसर, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है सही विकल्पों को आपके लिए चुनना है। तो सही विकल्प में कुछ 6-8 क्वेश्चन है, उसको अपन सबसे पहले देख लेते हैं। सही विकल्प यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न है आप सभी के सामने कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। यहाँ पे आपको बताना है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। उसी तीसरे क्षेत्र पे पूरा ये चैप्टर डिपेंड है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने कृषि क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने विज्ञान क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने शिक्षा क्षेत्र और चौथा ऑप्शन है आपके सामने सेवा क्षेत्र। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन सा है। तो चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपके पास मात्र 10 सेकंड का समय है। 10 सेकंड में आप फटाफट से बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, ए, बी, सी या डी। चलिए तो देखें अब हम अपना आंसर क्या है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन सा है। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है ऑप्शन नंबर डी, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र माना जाता है। बाकी के जो 2 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत अपना आता है कृषि क्षेत्र, और द्वितीयक क्षेत्र की बात करें, द्वितीयक क्षेत्र की हम बात करें तो द्वितीयक क्षेत्र में आता है अपना औद्योगिक क्षेत्र। क्लियर? चलिए, और अपना तृतीयक क्षेत्र कौन सा हो गया? तृतीयक क्षेत्र हो गया अपना सेवा क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र जो है अपना हो गया सेवा क्षेत्र। यही आपसे जो है इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र हो गया, द्वितीयक क्षेत्र जो है अपना औद्योगिक क्षेत्र हो गया, और तृतीयक क्षेत्र जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन सा होता है, वो है आपका सेवा क्षेत्र। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सही विकल्पों में क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं। आपको बताना है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं। तो मानव पूंजी के प्रमुख घटकों के लिए आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6, बी 4, सी 5 या फिर डी 8। तो जल्दी से बताइए ए, बी, सी या डी, 6, 4, 5 या 8 मानव पूंजी के कितने घटक हैं। तो जल्दी से बताइए कमेंट करके। 10 सेकंड का समय है आपके पास, और 10 सेकंड के अंदर हम अपना आंसर देखेंगे कि आपका और हमारा आंसर मैच करता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं हम अपना आंसर। आंसर है 5। तो मानव पूंजी के यहाँ पे 5 घटक बताए गए हैं कि मानव पूंजी के 5 घटक होते हैं। अब मानव पूंजी क्या होती है, यानी कि आपकी खुद की स्वयं की पूंजी, जो आपका रुपया पैसा नहीं होता है, आपके स्वयं की पूंजी जो है, मानव पूंजी जो है, जिसमें कि क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं। शिक्षा शामिल हो सकती है, दूसरा आपका स्वास्थ्य, तीसरा आपका आवास, चौथा आपका भोजन और 5वां जो है आपके वस्त्र। तो ये 5 जो है मानव पूंजी के घटक हैं। कैसे हैं?
इनके द्वारा ही मानव का विकास होता है और ये एक मानव के लिए अति आवश्यक चीजें हैं। पहली बात है शिक्षा आपके लिए बहुत आवश्यक है, दूसरा आपका स्वास्थ्य अच्छा होना आवश्यक है, तीसरी बात है आपका स्वयं का आवास, आप जिस एरिया में रहते हो वो बहुत अच्छा हो, साफ सुथरा हो, चौथी बात होती है भोजन की और पांचवी बात होती है वस्त्र की। तो इस तरीके से मानव पूंजी के कुल मिला के यहाँ पे आपको 5 घटक बताए गए हैं। बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। तो इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि बीमारू राज्य नहीं है। इनमें से बताना है आपको कि कौन सा राज्य बीमारू राज्य नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है ये। इनमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा राज्य बीमारू राज्य नहीं है। ध्यान देना, यहाँ पे आपसे पूछा गया है नहीं है। तो फटाफट से आप 10 सेकंड में कमेंट करके बता दीजिए कि वो आंसर बिहार है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है या उड़ीसा है। ऐसा कौन सा राज्य है, ऐसा कौन सा राज्य है जो बीमारू राज्यों की श्रेणी में नहीं आता है, बीमारू राज्यों की कैटेगरी में नहीं आता है। फटाफट से बता दें, फिर उसके बाद जो है हम अपना आंसर देखेंगे। चलिए तो देखें अपना आंसर। कर्नाटक, कर्नाटक जो है बीमारू राज्यों की श्रेणी में नहीं आता है। अब बीमारू अपन शब्द की तरफ ध्यान दें कि कौन कौन से राज्य आते हैं। इसी शब्द में ये जो शब्द आपके सामने लिखा है बीमारू, चलिए अब इसको देखते हैं कि कौन कौन से राज्य जो हैं बीमारू राज्यों की श्रेणी में आते हैं। ये लिखा है बीमारू, ठीक है, BI, BI यानी कि बिहार, MA का इधर पे अर्थ है मध्य प्रदेश, उसके बाद बात करें R फॉर आपका आ जाता है राजस्थान, U पर आपका आ जाता है जो आपका ऑप्शन D है उड़ीसा। तो ये जो 4 राज्य हैं, ये जो 4 राज्य हैं, ये आते हैं 4 राज्य बीमारू राज्यों की श्रेणी में, जिसमें से इसमें जो आपका ऑप्शन दिया है कर्नाटक, वो बीमारू राज्यों में नहीं आता। तो आप इस शब्द के माध्यम से इसके आप लेटर्स को अलग अलग करेंगे तो वहां से आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुई बात। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने कि इनमें से कौन सी सेवा गैर सरकारी है। आपको 2 सेवाओं के बारे में बताया था मैंने, जब अपन ने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था आपको कि सेवाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक सरकारी सेवा और एक होती है गैर सरकारी सेवा। तो इसमें से आपको बताना है कि इन 4 में से कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है, कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है। ऑप्शन ए सैन्य सेवा, ऑप्शन बी वित्त सेवा, ऑप्शन सी मॉल सेवा यानी कि शॉपिंग मॉल, ऑप्शन डी है आपके सामने रेल सेवा। तो गैर सरकारी सेवा क्या होती है, सबसे पहले आप जो है 10 सेकंड के अंदर ABCD जो भी आपको सही लगता है वो कमेंट करके बता दीजिए, फिर अपन अपना आंसर चेक करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि गैर सरकारी सेवा क्या होती है। तो चलिए आप सभी ने कमेंट कर दिया होगा, अब फटाफट से अपन चेक कर लेते हैं कि आपका और हमारा आंसर मैच करता है या नहीं। तो ऑप्शन सी जो आपको दिख रहा है मॉल सेवा यानी कि शॉपिंग मॉल, मॉल सेवा जो यहाँ पे आपको दी गई है यानी कि शॉपिंग मॉल जो होते हैं वो गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर इन्हें खोलता है, ना कि कोई सरकारी संस्थान इसे खोलता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे सैन्य सेवा, सेना किसके अंतर्गत आती है, सैन्य सेवा या मिलिट्री सर्विस सरकार के अंतर्गत आती है। उसके बाद आप देखें वित्त सेवा यानी कि फाइनेंशियल सर्विस, वो भी सरकार के अंदर आती है। रेल सेवा, रेलवे की सर्विस जो आपको मिलती है वो भी किसके अंतर्गत आती है, वो भी जो है आपकी गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत आती है। अब गैर सरकारी सेवा होती क्या है इसको फटाफट से समझ लेते हैं। तो गैर सरकारी सेवाएं वो सेवाएं हैं जहां पे सरकार का स्वामित्व नहीं होता है, किसी निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है और निजी क्षेत्र के जरिए ही आपको नौकरी दी जाती है और सैलरी भी निजी क्षेत्र के द्वारा ही मिलती है। वहीं दूसरी ओर सरकारी सेवा की बात करें तो सरकारी सेवा उस सेवा को कहते हैं जो सेवाएं सरकार के अधीन में होती हैं, सरकार जो है नौकरी देती है और सरकार ही उन्हें मंथली पेमेंट भी करती है। तो इतनी बात हुई क्लियर सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं के बारे में।
चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं। आपको बताना है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं। ऑप्शन ए है आपके सामने कोयला, ऑप्शन बी है आपके सामने पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है आपके सामने विद्युत, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। ये चारों जो है यानी कि तीनों 1, 2, 3 ये तीनों क्या ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं, या फिर ए या बी या सी इनमें से कौन सा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो चलिए फटाफट से इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इनमें से सभी जो हैं, कोयला भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, पेट्रोलियम से भी एनर्जी मिलती है और विद्युत तो है ही। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद हम बढ़ते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ। लघुत्तरीय प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको हमेशा से बताया है कि लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर जो है 4 से 6 लाइन में अपन को लिखना है, इससे आगे नहीं बढ़ना है। मिनिमम 4 लाइन और मैक्सिमम 6 लाइन में लिखना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। बाह्य स्रोत किसे कहते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है बाह्य स्रोत यानी कि आउटसोर्सिंग। बाह्य स्रोत यानी कि आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं। चलिए तो आंसर देखें इसका। यहां पे आंसर है आप सभी के सामने कि जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कंपनियां संबंधित नियमित सेवाएं स्वयं अपनी कंपनियों की बजाय किसी बाहरी या विदेशी स्रोत या संस्था समूह से प्राप्त करती हैं तो उसे बाह्य स्रोत कहा जाता है। कौन सा स्रोत कहा जाता है। बाह्य स्रोत कहा जाता है, आउटसोर्सिंग कहा जाता है। यानी कि जब कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो या मल्टीनेशनल कंपनी ना हो, कोई दूसरी कंपनी हो, मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी की यहाँ पे बात हो रही है, या कोई भी एक प्राइवेट कंपनी है, जब वो कंपनियां अपनी रेगुलर सेवाएं, मतलब उनकी कंपनी से रिलेटेड कोई सर्विस है और वो रेगुलर है, तो वो सारी सेवाएं खुद की कंपनियों की बजाय किसी बाहरी या विदेशी स्रोत या संस्था समूह से प्राप्त करें। यानी कि वो सर्विस वो खुद नहीं करेंगी, किसी दूसरी सर्विस से उस सर्विस को कराएंगी। तो ये चीज़ क्या कहलाती है। इस चीज़ को बाह्य सोर्स या आउटसोर्सिंग कहा जाता है। जब अपन ने वैश्वीकरण वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था आउटसोर्सिंग के बारे में। आउटसोर्सिंग का एक मैंने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी आपको दिया था। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था जैसे कि कॉल सेंटर है, ठीक है, और उसको अपन कनेक्ट करते हैं जो अपनी एक शॉपिंग वेबसाइट है अमेज़ॉन। ठीक है, तो अमेज़ॉन कंपनी से आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, उस प्रोडक्ट को खरीदने पर आपको लगता है, जब आप वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, कि उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट है, यानी कि जो प्रोडक्ट आपने मंगाया था वैसा कुछ नहीं है, या आपको उससे रिलेटेड कोई कंप्लेन है या उससे रिलेटेड कोई आपको जानकारी चाहिए है, तो वहाँ पे आपको एक टोल फ्री नंबर भी दिया होता है कि आपको अगर कोई शिकायत है तो इस टोल फ्री नंबर पे आप हमें कॉल करें। क्लियर। अब आप उस पर कॉल करते हैं, आपकी कंप्लेन दर्ज कर ली जाती है और उस समस्या का समाधान भी कुछ टाइम में दे दिया जाता है। तो अब जहाँ पे आपने कॉल किया तो वो डायरेक्ट अमेज़ॉन कंपनी में कॉल नहीं हो रहा है। अमेज़ॉन कंपनी ने उस कॉल सेंटर वाली कंपनी को, जैसे कि BPO भी कहा जाता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी कहा जाता है, तो कॉल जो है अमेज़ॉन में डायरेक्ट नहीं हुआ, अमेज़ॉन ने उस कंपनी के साथ टाई अप किया था, ठीक है, उस आउटसोर्सिंग कंपनी के साथ टाई अप किया था कि आप हमारे लिए ये सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वही बात हो रही है जो यहाँ पे बताई गई है कि यानी कि जब कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी या अन्य कंपनियाँ खुद की कंपनियों से काम कराने के बजाय कुछ काम दूसरी कंपनियों से कराती हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आउटसोर्सिंग या बाह्य स्रोत कहा जाता है। क्लियर हुई बात। अब ये कंसेप्ट आपको भूलना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने 3 से 4 बार आपको ये कंसेप्ट बता चुकी हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं।
अब है क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने कि सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्रों को बतलाइए। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े आपको 5 क्षेत्र को बताना है कि ऐसे कौन कौन से 5 क्षेत्र हैं जो सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं। क्लियर? चलिए तो चलते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े वो 5 सेवा क्षेत्र कौन कौन से हैं, जानते हैं इसके बारे में। तो सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? कॉल सेंटर, बिल्कुल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए ही यहाँ पे काम हो रहा है। उसके बाद देखें कार्य लेखांकन, बिल्कुल। उसके बाद देखें बैंकिंग सेवा, ये भी सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ा है। उसके बाद देखें लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग, ये भी जुड़ा है। उसके बाद देखें रेलवे पूछताछ यानी कि रेलवे इंक्वायरी, जब अपन रेलवे में कोई इंक्वायरी करते हैं। तो ये सारे क्षेत्र क्या हैं? ये सारे क्षेत्र जो हैं सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ही जुड़े हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लघुत्तरीय प्रश्न की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने कि सरकारी सेवा किसे कहते हैं। अभी 5 मिनट पहले ही जब अपन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें आया था कि गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं। तो मैंने सरकारी और गैर सरकारी दोनों सेवाओं के बारे में बताया था, दोनों के एग्जाम्पल्स भी अपन ने ऑप्शंस में देखे थे। अब इसमें आपको क्या बताना है? इसमें आपको बताना है कि सरकारी सेवा किसे कहते हैं। आपको बताना है सरकारी सेवा किसे कहते हैं। चलिए जानते हैं। तो इसका आंसर है जब देश और राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है। देश या राज्य की सरकार, अगर आप मान लो देश की सरकार यानी कि केंद्र सरकार के अंदर काम कर रहे हो, जब देश और राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले क्या देती है? मासिक वेतन देती है। कौन दे रहा है? या तो देश की यानी कि केंद्र सरकार देगी, भारत सरकार देगी, या उस राज्य की सरकार देगी, स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो जब देश और राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है और इनसे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सरकारी सेवा कहा जाता है। जैसे कि बैंकिंग सेवा, शिक्षा सेवा, सैन्य सेवा इत्यादि। बिल्कुल ये सारे गवर्नमेंट सेक्टर की बातें हो रही हैं, सरकारी सेवा की बात हो रही है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए हैं आपको, प्राइवेट बैंक भी होते हैं, सरकारी बैंक भी होते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं सरकारी सेवा की, तो सरकारी बैंकों की बात करी गई है। शिक्षा सेवा, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी होते हैं। सैन्य सेवा तो पूरी की पूरी जो है गवर्नमेंट के अंदर ही काम करती है, मिलिट्री सर्विस। तो ये बात क्लियर हुई कि सरकारी सेवा किसे कहते हैं और कौन कौन सी चीज़ें सरकार के अंदर आती हैं। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। फिर से आपके सामने सवाल आता है कि गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं। पूरा का पूरा चैप्टर सरकारी सेवा, गैर सरकारी सेवा, सर्विस सेक्टर के ऊपर ही डिपेंड करता है, यानी कि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही ये पूरा चैप्टर है। और सेवाओं के माध्यम से रोजगार कैसे दिया जाता है, ये सारी बातें हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं। तो ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं सारे के सारे सेवा वाले क्वेश्चन ही आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे कि सेवाओं के जरिए हमें रोजगार कैसे मिलता है, सेवाओं की भूमिका विश्व के लेवल पे क्या है, भारत के लेवल पे क्या है, कहाँ कैसा मुनाफा प्राप्त हो रहा है। चलिए तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं। एक बार फिर ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो इसका आंसर सभी से बनना चाहिए क्योंकि ये कंसेप्ट अभी 2 बार समझा दिया जा चुका है, तीसरी बार फिर से आपके सामने आ रहा है। यानी कि ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो बात करें कि गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि जब सरकार अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को, यानी कि सरकार अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। यानी कि सरकार सारा काम खुद तो कर नहीं सकती, कुछ काम उसको गैर सरकारी क्षेत्र को भी सौंपने होंगे। तो जब सरकार स्वयं
जो है खुद के द्वारा संचालित कार्यक्रमों को सरकारी संस्थाओं के गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, तो उसे हम गैर सरकारी सेवा कहते हैं। जैसे कि बैंकिंग सेवा जो है प्राइवेट बैंक भी होते हैं, ठीक है। दूर संचार सेवा, बिल्कुल, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन सेवा प्राइवेट सेक्टर की भी है। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या आ जाते हैं, अपने रिलायंस जियो आ जाता है, एयरटेल आ जाता है, वोडाफोन आ जाता है। ये सब क्या है, ये सब जो दूर संचार सेवा या टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज जो आप तक पहुंच रही हैं वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा पहुंच रही हैं यानी कि गैर सरकारी सेवा है। मॉल सेवा, यानी कि यहाँ पे आपकी बात हो गई शॉपिंग मॉल की हो गई, ठीक है। उसके बाद आप देखें स्वास्थ्य सेवा, ठीक है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल की बात हो गई, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भी कई डॉक्टर जो है अपने अपने कैंप चलाते हैं, अपने अपने लेवल पे अलग अलग तरीके की सुविधाएं देते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें किसके बारे में हो गई, ये सारी बातें हो गई अपनी गैर सरकारी सर्विसेज के बारे में हो गई। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? आधारभूत संरचना की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? ऐसी संरचना जिस पर देश का विकास टिका हुआ है, ऐसी संरचना को ही आधारभूत संरचना के माध्यम से जाना जाता है। आधारभूत संरचना यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। यहाँ पे बेसिक चीजें जिनके बल पे ही आगे काम हो सकता है। जब तक आपकी नींव मजबूत नहीं होगी तब तक मकान कैसे खड़ा होगा? अगर नींव है ही नहीं मान लो तो मकान एकदम कैसा होगा? मकान होगा ही नहीं, वो ढांचा आप बनाओगे और वो गिर जाएगा। तो यहाँ भी यही बात हो रही है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, जमीनी लेवल की बात हो रही है कि कोई बड़ा काम करने के लिए पहले हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद होना चाहिए और वो चीज़ें कितनी मजबूती के साथ होनी चाहिए। तो वही आधारभूत संरचना की बात हो रही है। तो यहाँ पे सीधी सी बात कही गई है कि एक ऐसी संरचना जिस पर देश का विकास टिका हुआ है, पूरे देश का विकास टिका हुआ है। जैसे एक मकान एक नींव के बल पर टिका हुआ होता है, वैसे ही हमारे देश का एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिन पर पूरा देश का डेवलपमेंट टिका हुआ होता है। तो उसी संरचना को आधारभूत संरचना कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वित्त की बात हो रही है यहाँ पे, तो फाइनेंस की बात हो रही है। अगर पैसा ही नहीं होगा तो काम कैसे होगा? सबसे पहले चाहिए पैसा। ऊर्जा के स्रोत ही नहीं रहेंगे। ऊर्जा के स्रोत अभी अपन ने पढ़े, जैसे कि बिजली, कोयला, पेट्रोलियम। अगर ये चीजें ही नहीं रहेंगी तो कैसे काम चलेगा? पेट्रोल अगर है ही नहीं कैसे परिवहन होगा? परिवहन नहीं हो रहा है तो माल की सप्लाई कैसे होगी? लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा पाएंगे? ठीक है, दुनिया एकदम थमी सी नजर आएगी। शिक्षा की बात करें, लोग शिक्षित ही नहीं होंगे तो आज जो इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी दुनिया है, इतने तरीके के काम हो रहे हैं और वो काम जो है शैक्षिक लोग ही कर रहे हैं, तो कैसे होगा? हम तो अगर ये सारी चीजें नहीं रहेंगी तो क्या होगा? एक आदि मानव का जीवन फिर से आ जाएगा। आदि मानव के समय में क्या होता था? कुछ भी नहीं होता था, जंगलों में रहते थे और क्या बोलते हैं, पत्तों के कपड़े पहनते थे, वही सब खाते रहते थे, जो भी उन्हें फल सब्जी मिल जाता था। ठीक है, तो वैसे ही हाल हो जाएगा अगर ये चीजें ना रही, यातायात के साधन ही ना रहे तो क्या होगा? स्वास्थ्य सेवाएं ही ना रही, इंसान बीमार होकर मर जाएगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो यही सारी चीजें जो है, जैसे कि यहाँ पे दिया है, वित्त, ऊर्जा, शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, ये सब क्या है? ये सब एक आधारभूत संरचना है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके बल पर ही पूरे देश चलता है, पूरे देश का विकास इन पे ही टिका हुआ है। तो चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। बताना है आपको कि रोजगार और सेवा में क्या संबंध है? किस किस में? रोजगार और सेवा में क्या संबंध है? चलो, तो रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, पूरक कैसे? एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता। ठीक है, तो रोजगार और सेवाएं एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। सेवा के क्षेत्र में निवेश इसका ग्राफ बढ़ाता है तो रोजगार के अवसर का भी ग्राफ उसी अनुपात में बढ़ता है। इसलिए रोजगार एवं सेवाओं में अनुनाश्रय संबंध है, यानी कि एक दूसरे से ये दोनों संबंधित हैं। कैसे?
यहाँ पे क्या बात कही गई है कि सेवा के क्षेत्र में निवेश इसका ग्राफ बढ़ाता है, यानी कि अगर सेवा के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट होगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे ही, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा खुलेंगी ही, दरवाजे ज़्यादा खुलेंगे ही, तो सेवाएं ज़्यादा होंगी। जितनी ज़्यादा सेवाएं होंगी और सेवाओं में जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। क्लियर हुई बात। और लोगों को रोजगार मिला, जो लोग काम कर रहे हैं वो भी उस कंपनी के लिए सेवाएं दे रहे हैं और वो कंपनी बाहर के लोगों के लिए सेवा दे रही, तो हुई ना दोनों चीजें एक दूसरे से एकदम इंटरकनेक्ट। क्लियर हुई ये बात कि रोजगार एवं सेवाओं में क्या संबंध होता है। तो चलिए चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने कि आर्थिक संरचना का क्या महत्व है। यहाँ पे आपको बताना है आर्थिक संरचना का क्या महत्व है। तो चलिए देखते हैं। आर्थिक संरचना का महत्व इस कारण से है कि इसका सीधा संबंध आर्थिक विकास तथा उत्पादन एवं लोगों की खुशहाली में वृद्धि से है। अगर आर्थिक संरचना में वृद्धि होती है तो आर्थिक विकास होगा, आर्थिक विकास होगा यानी कि उत्पादन हो रहा है। ये जितने भी उद्योग धंधे खोले गए हैं, जितने भी कारखाने खोले गए हैं, अगर उनमें उत्पादन में वृद्धि हो रही है तो इसका सीधा मतलब क्या है कि हमारे देश का आर्थिक विकास हो रहा है। उत्पादन में वृद्धि क्यों हो रही है? क्योंकि इतनी मांग है उस चीज़ की, जितनी मांग है उतनी क्वांटिटी में सप्लाई होगी। सप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उत्पादन करना पड़ेगा। क्लियर हुई बात। जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा डिमांड होगी, चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी तो पैसा तो आएगा ही। तो क्या हो रहा है? आर्थिक विकास हो रहा है। ये सब चीज़ें सही चलेंगी, लोगों के पास पैसा आएगा, प्रोडक्शन होगा, सब चीज़ें अच्छे से चलेंगी तो खुशहाली तो होगी ही। तो आर्थिक संरचना का महत्व आपको इस जरिए समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं आगे। मंदी का असर भारत में क्या पड़ा? अब जानना है अपन को कि मंदी का असर भारत में क्या पड़ा। चलिए देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। ये टॉपिक जो है हमने बहुत अच्छे से कल के ही लेक्चर में पढ़ा था। आज फिर से इसको देख लेते हैं कि मंदी का असर भारत में बहुत ही कम पड़ा। कैसे पड़ा? ऐसे इसलिए हुआ कि यहाँ की पूंजी बाजार काफ़ी मजबूत है, यहाँ के इंजीनियर भी आउट स्विचिंग के रूप में लगे हुए हैं। सबसे पहली बात करें तो कम क्यों पड़ा उसके कारण देखते हैं। पहली बात तो जैसा क्वेश्चन में पूछा है कि मंदी का असर भारत में क्या पड़ा, तो सबसे पहली लाइन हम क्या लिखते हैं? एक पॉजिटिव लाइन के साथ अपने उत्तर की शुरुआत करते हैं कि मंदी का असर भारत में बहुत ही कम पड़ा। उसके बाद हम बताएंगे कि कम क्यों पड़ा भारत में मंदी का असर। विश्व के अन्य देशों की तरह भारत में भी क्यों मंदी का असर उसी जोरों से नहीं पड़ा, उनकी अपेक्षा भारत देश पर मंदी का असर कम क्यों पड़ा, इसके बारे में देखेंगे। तो पहले तो हमने बता दिया कि मंदी का असर भारत में बहुत कम पड़ा। क्यों? ऐसे इसलिए हुआ कि यहाँ की पूंजी बाजार काफ़ी मजबूत है। ठीक है, पहला पॉइंट बता दिया। उसके बाद हमने बताया कि यहाँ के, दूसरा पॉइंट अब अपन बताते हैं कि यहाँ के इंजीनियर जो हैं आज भी आउट स्विचिंग के रूप में लगे हुए हैं। ठीक है, यानी कि दूसरी जगह जाके काम करने में लगे हुए हैं। हमारे इंजीनियर आज विश्व में सबसे ऊंचे शिखर पर हैं तथा हमारी सूचना प्रौद्योगिकी काफ़ी मजबूत है, हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफ़ी मजबूत है। आपने बेंगलोर शहर का नाम सुना होगा जो कि कर्नाटक राज्य में है, साउथ में आता है। वो पूरा का पूरा शहर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। वहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आईटी फील्ड से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रोजगार की एकदम भरमार है। ठीक है, तो जिसके कारण भारत को मंदी का भार कम झेलना पड़ा, जिसका असर भारत में कुछ खास नहीं पड़ा। तो हमने अपने आंसर की शुरुआत कैसे की? अपने देश के बारे में पूछा गया कि मंदी का भारत में असर कैसे पड़ा। तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर की जो शुरुआत है आपको बहुत पॉजिटिव वे में करनी है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन की आंसर की शुरुआत पॉजिटिव वे में करते हैं, यानी कि जैसी क्वेश्चन की डिमांड है, अगर मान लो कि यहाँ पे आपसे डायरेक्टली पूछा गया होता कि मंदी का असर भारत में किस तरीके से नकारात्मक पड़ा या मंदी के भारत में नकारात्मक प्रभाव बताइए, तो आप उस तरीके से बताते। लेकिन अगर यहाँ पे आपको मेंशन नहीं किया गया है कि आपको सकारात्मक बताना है या नकारात्मक, तो आपको अपने आंसर की शुरुआत जो है बहुत ही पॉजिटिव वे में करना है, उसका अंदर का कंटेंट भी आपको पॉजिटिव वे में डालना है। तो फटाफट से जो है इतने आंसर को आप जो है स्लाइड को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो लघुत्तरीय प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने कि वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा। तो कल ही अपन ने इस बारे में पढ़ा था, तो आज हम इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है आपका वैश्वीकरण का सेवा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके आंसर को अपन किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो वैश्वीकरण ने सेवा क्षेत्र को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। पहली लाइन अपनी इस आंसर की क्या रहेगी कि वैश्वीकरण ने सेवा क्षेत्र को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। अब कैसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है? इस तरीके से कि यहाँ के लोगों ने दूसरे राष्ट्रों में जाकर रोजगार करने का अवसर प्राप्त कर लिया। ठीक है, वैश्वीकरण की बात हो रही है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? जब दो देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ काम करने लगे, दो देशों के बीच में आर्थिक गतिविधियां होने लगे। ठीक है, तो वो चीज क्या कहलाती? वैश्वीकरण कहलाती। यानी कि विश्व के कई सारे देशों के बीच में जब आर्थिक गतिविधियां होने लगे तो क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है वैश्वीकरण कहा जाता है। तो वही चीज यहाँ पे पूछी गई कि वैश्वीकरण ने सेवा क्षेत्र पर क्या प्रभाव डाला। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र ने जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाला है। वैश्वीकरण ने सेवा क्षेत्र पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाला है। कैसे डाला है वो देखते हैं कि यहाँ के लोगों ने दूसरे राष्ट्रों में जाकर रोजगार करने का अवसर प्राप्त किया है। ठीक है, उसके बाद देखें कि किंतु इसका घातक पहलू भी है। पहले तो हमने बात कर ली कि प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है और हमारे यहाँ के लोग दूसरी जगह जाके भी काम करने लगे हैं, लेकिन इसका घातक प्रभाव कैसे पड़ा है, बुरा प्रभाव कैसे पड़ा है? इसका घातक पहलू यह भी है कि अब पूरी अर्थव्यवस्था विकसित देशों और अमीर लोगों के कब्जे में आने की संभावना हो रही है। बिल्कुल हो रही है। वैश्वीकरण से क्या हो रहा है? हमारे देश की जो मानव पूंजी है, कुशल संसाधन है, कुशल श्रम शक्ति है, दूसरे देशों में जाके काम कर रही है, विकसित देशों में जाके काम कर रही है, क्योंकि वहां पे काम करने के अच्छे और ऊंचे अवसर उन्हें प्राप्त हो रहे हैं। हाई सैलरी पे उनको बहुत अच्छी जॉब मिल रही है, तो लोग वहां पे जा रहे हैं और वहां पे जाके जो है अपनी कुशलता का प्रयोग, अपनी स्किल का प्रयोग दूसरे देशों के काम करने में लगा के रखी है उनने। अब हमारे देश में हमारे ही कुशल व्यक्ति काम नहीं कर रहे हैं। दूसरे देशों में जब यहाँ के व्यक्ति काम करने जाएंगे तो वो उन देशों के लिए काम कर रहे हैं, हमारे देश के लिए काम नहीं कर रहे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है कि विकसित देश और विकसित होते जा रहे हैं और अमीर वर्ग और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे संसाधन है, हमारी मानव पूंजी है, हमारा मानव संसाधन है, दूसरी जगह जाके काम कर रहा है, जबकि संसाधन कहाँ के योग्य हैं? हमारे देश के योग्य हैं, लेकिन उन संसाधनों का प्रयोग हमारे देश में नहीं हो पा रहा है। इतनी बात हुई क्लियर। तो यहाँ पे यही बात करी गई है कि पूरी अर्थव्यवस्था विकसित देशों और अमीर लोगों के कब्जे में आ जाने की संभावना हो रही है। दोनों बातें आपको समझ में आई? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। अब दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न यहाँ से चालू होते हैं। दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं और उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 10 है और पहला दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, कि सेवा क्षेत्र पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। सेवा क्षेत्र के बारे में बताना है, सेवा क्षेत्र क्या है, कैसे काम करता है, उसके बारे में एक संक्षिप्त में आपको लेख लिखना है, वो बताना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देखें कि भारत एक विकासशील देश है, यहाँ पर उत्पादन क्रियाशील नहीं है, परिणामतः ऐसे देश में बेकारी की समस्या उत्पन्न होती है। पहली बात अपन ने क्या लिखी? पहली लाइन क्या लिखी कि भारत एक विकासशील देश, अभी विकसित देशों की श्रेणी में नहीं गिना जाता, धीरे धीरे करके हम विकास कर रहे हैं, यानी कि हम विकासशील हैं। यहाँ पर उत्पादन क्रियाशील नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे, उत्पादन तो हो रहा है पर उतना क्रियाशील नहीं है, उतना परिणामजनक नहीं है। परिणामतः ऐसे देश में बेकारी की समस्या उत्पन्न होती है। सेवा क्षेत्र में विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, सेवा क्षेत्र में विकास के लिए मानव पूंजी को शिक्षित करना आवश्यक हो जाता है। मानव पूंजी जितनी ही मजबूत होगी, उस देश या राज्य की आर्थिक विकास जो है उतना ही मजबूत होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे सेवा क्षेत्र की बात आपसे पूछी गई है और सेवा क्षेत्र में जो है, सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? मानव पूंजी का होता है, शिक्षित व्यक्तियों का होता है, कुशल श्रमिकों का होता है। ठीक है। तो जितनी मजबूत मानव पूंजी होगी उतना मजबूत विकास होगा, उतना मजबूत सेवा क्षेत्र होगा। और मानव पूंजी को शिक्षित करके ही सेवा क्षेत्र में विकास किया जा सकता है। मानव पूंजी जितनी मजबूत होगी उस देश या राज्य का आर्थिक विकास ही उतना मजबूत होगा। यानी कि सबसे पहली बात करें तो मानव पूंजी किसके लिए आवश्यक है? मानव पूंजी, सेवा क्षेत्र और आर्थिक विकास। ठीक है, इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये जो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, ठीक है। अब सेवा क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? सेवा क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए चाहिए अच्छी मानव पूंजी। मानव पूंजी के लिए क्या चाहिए? मानव पूंजी के लिए चाहिए व्यक्ति का स्वस्थ होना, शिक्षित होना। अगर ये दोनों चीजें अच्छी हैं, अगर मानव पूंजी अच्छी है, व्यक्ति शिक्षित है, स्वस्थ है, तो वो सेवा क्षेत्र में काम कर सकेगा। और सेवा क्षेत्र मजबूत होता है तो अपना आर्थिक विकास होगा। ओवरऑल जो 4-5 लाइन में यहाँ पे बात करी गई है वो यही बात करी गई है कि मानव विकास, मानव पूंजी जो है, मानव पूंजी का अगर विकास होता है तो सेवा क्षेत्र का विकास होगा। और सेवा क्षेत्र का विकास हो रहा है यानी कि आर्थिक विकास हो रहा है। अब यहाँ पे आपको सेवा क्षेत्र के 2 प्रकार बताए गए हैं, सरकारी सेवा क्षेत्र और गैर सरकारी सेवा क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र के बारे में क्या बताया था? सरकारी सेवा क्षेत्र के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जब लोगों को सैलरी सरकार यानी कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के माध्यम से मिलती, यानी कि जब लोगों को सेवाएं सरकारी क्षेत्र से मिलती हैं, या वो केंद्र सरकार की तरफ से मिले या वो राज्य सरकार की तरफ से मिले, तो वो क्या है? सरकारी सेवा क्षेत्र है। अब दूसरी बात करें गैर सरकारी सेवा क्षेत्र, यानी कि जब लोगों को नौकरी जो है गैर सरकारी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर से मिले, तो उसे क्या कहेंगे? गैर सरकारी क्षेत्र कहेंगे। उसके कई सारे अपन ने दोनों के एग्जाम्पल भी पहले देखे थे। तो इस तरीके से जो है सेवा क्षेत्र पर जो हमें एक छोटा सा लेख लिखना था वो इस तरीके से कंप्लीट होता है। आप इस फॉर्मेट में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगर आपसे अलग से लिखा हो कि इन प्रश्नों के उत्तर इतने शब्दों में दीजिए, 100 से 200 शब्दों में दीजिए, तो आप देख लें, या फिर 300 शब्दों में भी पूछा जा सकता है, तो आप देख लें कि हमारा आंसर कितना हो पा रहा है। अगर मान लो ज़्यादा शब्दों में पूछा है तो यहाँ पे आप सरकारी सेवा क्षेत्र और गैर सरकारी सेवा क्षेत्र को डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। क्लियर हुई बात? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 है अब आपके सामने कि विश्व के लिए भारत सेवा प्रदाता के रूप में किस तरह जाना जाता है? विश्व के लिए भारत ने किस तरीके से सेवा दी है, या विश्व के लिए भारत सेवा प्रदाता के रूप में किस तरह से जाना जाता है, उदाहरण सहित आपको समझाना है इसमें। तो 21वीं शताब्दी के विश्व के सेवा क्षेत्र में भारतीय श्रम पूंजी का अत्यधिक योगदान रहा है। किस तरीके से रहा है? यहाँ पे एक एक पॉइंट देखें तो इंग्लैंड के स्वास्थ्य और परिवहन सेवाओं में भारतीय श्रम शक्ति का अत्यधिक योगदान था। इंग्लैंड के कौन कौन से क्षेत्र में? एक तो स्वास्थ्य क्षेत्र और एक परिवहन सेवा में योगदान था। दूसरी बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरिक्ष विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी में आज भी भारतीय श्रम शक्ति के योगदान को लोग स्वीकार करते हैं। किस किस में? एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी फील्ड में, सूचना प्रौद्योगिकी में, और एक स्पेस साइंस में यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान में। अब बात करें हम उदारीकरण और वैश्वीकरण के जरिए भारत के सेवा क्षेत्र में योगदान की बात करें तो उदारीकरण और वैश्वीकरण, उदारीकरण के कारण ही वैश्वीकरण पॉसिबल हुआ। उदारीकरण क्या है कि व्यापार प्रतिबंधों को हटाना, जिसके जरिए वैश्वीकरण जो है विश्व के कई अन्य देश मिलकर एक दूसरे के साथ आर्थिक गतिविधियां कर सकें। ठीक है, तो उदारीकरण और वैश्वीकरण के वर्तमान युग में पूरा विश्व एक बाजार के रूप में उभर कर आया है। कैसे उभर कर आया है? बाजार के रूप में उभर कर आया है। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आएंगी कैसे उदारीकरण और वैश्वीकरण के जरिए पूरा विश्व जो है, पूरे विश्व के बाजार जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं।
क्लियर हुई ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें, जिसके कारण ना केवल एक देश की वस्तुएं, वैश्वीकरण की बात हो रही है और उदारीकरण की बात हो रही है, उसी की कनेक्टिविटी को लेके अगर अपन जो है आगे चल रहे हैं, तो जिसके कारण ना केवल एक देश की वस्तुएं दुनिया के सभी बाजारों में सर्वसुलभ हो गई हैं, बल्कि उस वस्तु का उत्पादन क्षेत्र भी अलग अलग हो गया है। यानी कि एक देश की वस्तु दूसरे देश की वस्तु के बाजारों में तो बिक रही है, साथ ही साथ हर देश में हर वस्तु का उत्पादन भी किया जाने लगा है, और देश में उत्पादन संस्थान भी बने हैं जहां सस्ते मूल्य पर श्रम भी उपलब्ध है। क्यों उसी क्षेत्र में उत्पादन किया जाने लगा है, क्यों उसी क्षेत्र में संस्थान भी खोल दिए गए हैं? इसलिए खोल दिए गए हैं क्योंकि वहां पे सस्ता श्रम उपलब्ध है। सस्ता श्रम उपलब्ध है यानी कि इसका क्या मतलब निकलता है? लागत कम निकल रही है। लागत कम निकलेगी मतलब लागत कम लगेगी तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा बनेगा। इतनी बात समझ में आई? आगे देखते हैं। भारत जो है विश्व का अग्रणी युवा देश है। आज भारत को विश्व का अग्रणी युवा देश कहा जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भारत में जो है सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या निवास करती है। तो क्योंकि अपेक्षाकृत यहाँ संपूर्ण जनसंख्या में ऊर्जावान युवा वर्ग की संख्या अधिक हो गई। अब जिस देश में युवा शक्ति होगी, ऊर्जावान शक्ति होगी, उस देश के लोग काम करने में बहुत सक्षम होंगे। यंग लोग जो है काफ़ी मजबूत होते हैं, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं उनके पास। तो आज की दुनिया में जो है भारत जो है विश्व का अग्रणी युवा देश कहा जाता है। इसके बाद देखें हम कि श्रम शक्ति के इसी योगदान के कारण जहां पहले बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए अभिशाप मानी जाती थी, ऐसा अभी जो जनसंख्या के आंकड़े आए हैं उस जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार भारत जो है, भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है। भारत जनसंख्या के मामले में विश्व में पहले स्थान पर पहुंच गया है। तो जहां पहले जनसंख्या के मामले में इतनी बड़ी जनसंख्या हमारे लिए एक अभिशाप मानी जाती थी, वहीं इतनी बड़ी जनसंख्या में सबसे ज़्यादा युवा वर्ग होने के कारण वो जनसंख्या अभिशाप की जगह हमें वरदान साबित हुई है। क्यों? क्योंकि जो युवा वर्ग है उनकी श्रम शक्ति ज़्यादा है। तो श्रम शक्ति के इसी योगदान के कारण पहले जहां बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए अभिशाप मानी जाती थी, वहीं दक्षता यानी कि कैपेसिटी और ज्ञान की वृद्धि दो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि हमारा देश का जो युवा है वो दक्ष भी है, कुशल भी है, कैपेसिटी भी है, साथ ही साथ उसके पास नॉलेज की कमी भी नहीं है। तो ज्ञान की वृद्धि के कारण अब जनसंख्या को मानव पूंजी के रूप में स्वीकार किया गया, यानी कि जनसंख्या को अब अभिशाप ना मानकर मानव पूंजी के रूप में स्वीकार किया गया है। इतनी बात आपको समझ में आई? तो चले आगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं कि सेवा क्षेत्र में सरकारी प्रयास के रूप में क्या क्या किए गए हैं। सेवा क्षेत्र में क्या क्या सरकारी प्रयास किए गए हैं तो वो अपन को बताना है। चलिए तो चलते हैं इसके उत्तर की तरफ कि कैसे हमें इसके आंसर को ड्राफ्ट करना है। तो सेवा क्षेत्र में निम्नलिखित प्रकार के सरकारी प्रयास किए गए हैं जो इस प्रकार से हैं। किस तरीके से? जैसे कि काम के बदले अनाज, ये एक सरकारी योजना है। सरकार ने योजना चलाई कि आप काम करो, काम के बदले आपको अनाज दिया जाएगा। तो उस अनाज के लोभ में आके लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। तो काम करना शुरू कर दिया यानी कि सरकार रोजगार दे रही है और लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग काम कर रहे हैं, लोग अपना और परिवार का खर्चा चला रहे हैं। इतनी बात क्लियर हुई। दूसरी बात पे चलें, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, एक ये योजना चलाई गई। उसके बाद समेकित विकास कार्यक्रम चलाया गया, सबका विकास सबका साथ। उसके बाद जो है जवाहर रोजगार योजना कार्यक्रम चलाया गया जिसके तहत भी लोगों को रोजगार दिया जाने लगा। उसके बाद नरेगा कार्यक्रम, बाद में इसे बदल के क्या कर दिया गया था, मनरेगा कार्यक्रम कर दिया गया था। 2005 में ये नरेगा कार्यक्रम आया था और 2009 में जो है इसका नाम जो है चेंज कर दिया था।
तो मनरेगा कार्यक्रम में क्या किया गया था कि मजदूरों को एक निश्चित मजदूरी तय कर दी गई थी और एक निश्चित एरिया की 5 किलोमीटर के एरिया में मजदूर को काम मिलना ही चाहिए। उसे कम से कम 365 में से कम 100 दिन का रोजगार मिलना ही चाहिए और उसे रोजगार देने का दायित्व किसका होगा? सरकार का होगा, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी करी जा रही है? सरकार की। और अगर उसे 5 किलोमीटर के अंदर में काम नहीं मिलता है, उससे ज़्यादा एरिया में काम मिलता है, यानी कि 5 किलोमीटर के बाहर उसको काम करने जाना पड़ रहा है, तो उसे अतिरिक्त पैसा भी सरकार को देना होगा। तो इस तरीके से पहले ये योजना नरेगा कार्यक्रम के नाम से जानी जाती थी, अब जो है मनरेगा कार्यक्रम के नाम से जानी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इस तरीके से जो है हमने सेवा क्षेत्र में कुछ सरकारी प्रयासों को जाना कि कैसे सरकार ने रोजगार में बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाए। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ें और देखें इसमें तो इसमें बताया गया है कि पूछा गया है आपसे, गैर सरकारी संस्था किस प्रकार से, गैर सरकारी संस्थाओं की बात करी जा रही है, तो गैर सरकारी संस्था किस प्रकार से सेवा क्षेत्र के विकास को सहयोग करता है, उदाहरण देके समझाइए। आपको बताना है कि गैर सरकारी संस्था किस प्रकार सेवा क्षेत्र के विकास को सहयोग करता है। तो चलिए देखें इसका आंसर। अब आप देखें कि सरकारी योजनाओं की जिम्मेदारी सरकार गैर सरकारी संस्थाओं को भी सौंपती है। कैसे सौंपती है? तो गैर सरकारी संस्थाएं कुशलतापूर्वक कई गुना अधिक बेहतर ढंग से इन्हें लोगों तक पहुंचा देती हैं। लोग स्वयं अपने ही प्रयास से इन योजनाओं को लागू करने में सहयोग कर सेवा क्षेत्र के विकास में अपना सहयोग देते हैं। आगे देखें कि उदाहरण स्वरूप अपन देखें, ब्यूटी पार्लर, दूर संचार सेवाएं, स्वरोजगार, शिक्षा सेवा इत्यादि रूप में सेवा प्रदान कर रही हैं। गैर सरकारी संस्थाओं की बात हो रही है कि गैर सरकारी संस्थाएं कैसे सेवा क्षेत्र में अपना योगदान देती हैं। तो सरकार खुद तो अकेला काम नहीं कर सकती, अकेले पूरा काम नहीं कर सकती, वो गैर सरकारी संस्थाओं के जरिए अपना काम कराती है। क्योंकि गैर सरकारी संस्थाएं जो होती है, निजी सेक्टर जो होता है, यानी कि निजी क्षेत्र या प्राइवेट सेक्टर जो होता है, वो बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से काम करता है, सरकार से कई गुना अधिक ज़्यादा तरीके से काम करता है। तो उसके अंतर्गत कुछ आपको उदाहरण दिए गए हैं कि दूरसंचार सेवाएं, ब्यूटी पार्लर सेवाएं, स्वरोजगार, व्यक्ति का खुद का रोजगार हो, शिक्षा हो या शिक्षा के जरिए दी जाने वाली सेवा हो। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें हैं गैर सरकारी संस्थाओं का सेवा क्षेत्र में योगदान, यहाँ पे आपको बताया गया है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वर्तमान आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत की सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा? वर्तमान आर्थिक मंदी का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा, ये जानते हैं कि मंदी का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर किस तरीके से पड़ सकता है। तो भारत पर इसका असर कम पड़ा, ठीक है, क्योंकि यहाँ की पूंजी बाजार काफ़ी मजबूत अवस्था में अभी है। पॉजिटिव आंसर की शुरुआत यहाँ पढ़ने की। फिर देखें कि यहाँ के इंजीनियर जो हैं, यहाँ के इंजीनियर जो हैं आज भी बाह्य स्रोत यानी कि आउटसोर्सिंग, अभी मैंने आपको समझाया था, आउटसोर्सिंग में लगे हुए हैं। भारत का सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र काफ़ी मजबूत है और पूरे विश्व में हमारे इंजीनियर का स्थान जो है अव्वल है। उसके बाद देखें कि हमारी आधारभूत संरचना कमज़ोर होने के बावजूद भी, यानी कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश का, भारत का, जैसे कि वित्त हो गया, ऊर्जा संसाधन हो गए, यातायात के संसाधन हो गए, शिक्षा, स्वास्थ्य, जितनी भी आधारभूत संरचनाएं हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कमज़ोर होने के बाद भी वर्तमान मंदी का असर जो है हमारे देश पर कम पड़ा है। उसके बाद देखें कि भारत के बेंगलुरु जैसे शहर का सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भारत का बेंगलोर शहर जो है कर्नाटक में, वो आईटी का हब कहा जाता है, सॉफ्टवेयर का हब यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब कहा जाता है। तो वो शहर सूचना प्रौद्योगिकी में जो फेमस है, विश्व के अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आ गया है।
यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, वर्तमान आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हम इसको एक सकारात्मक वे में बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, सीधा प्रभाव पूछा गया। यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा गया कि आपको सकारात्मक प्रभाव बताने हैं या आपको नकारात्मक प्रभाव बताने हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें कोई चीज मेंशन अलग से ना करी गई हो, तब आप अपने उत्तर की शुरुआत जो है बहुत ही पॉजिटिवली करें, सकारात्मक रूप से करें। चलिए आगे देखते हैं। तो ये है जो अपना क्वेश्चन जो है यहीं पे खत्म हो चुके हैं, और आज जो है हमने बहुत ही अच्छे से सारे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व किया है। अब जो है इसके बाद आपका जो सेशन आने वाला है वो सेशन आपका आएगा एमसीक्यू क्वेश्चन का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, यानी किसी चैप्टर के जो है बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को आपके सामने लेके आऊंगी। उसके बाद जो है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे इसी चैप्टर के। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्या, उसके बाद जो है इतने सारे सॉल्यूशन करने के बाद इस चैप्टर का आपको पूरा वन शॉट रिवीजन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये सारी चीजें देखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन से कनेक्ट होके रहना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है उस पे जाके आप अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको हमारे ये सारे टॉप कोर्सेज, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो आपको क्या करना है, आपको आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए चलते हैं, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू सो मच।